बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के रोज़ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वैसे तो हर रोज़ हर दुआ में हर नमाज के बाद याद रखा करें, लेकिन जुम्मे का बाबरकत दिन है तो आज ज़रा एक्स्ट्रा दुआएं लोग मांगते हैं जुम्मे की नमाज के बाद, तो उन एक्स्ट्रा दुआओं में हमें भी शामिल कर लेना। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी जहन साजी की, यानी कि माइंड सेट्स की। जहन साजी का असर नस्लों तक रहता है, यानी कि इंसान का माइंड सेट जो है वो अगली जनरेशन्स पे बहुत इम्पैक्ट रखता है। आज इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न तो बाद में शेयर करूँगी, लेकिन क्या आप रियलाइज़ करते हैं कि आज भी इंसान जो है, आज भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या एटलीस्ट साउथ एशिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनका बड़ा बुरा असर होता है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स पे। सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे असर होता है एक ही चीज़ का, और वो है हमारा माइंड सेट, यानी कि जहन साजी। नाउ माइंड सेट डेवलप कैसे होता है? हमारी इन्वायरमेंट से, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से, और उस सोसाइटी से में मतलब उस सोसाइटी से जिसमें हम रहते हैं। अब हम रहते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, लेकिन हो ये रहा है कि उस सोसाइटी के साथ एक पैरेलल चल रहा है, वो है सोशल मीडिया की दुनिया। तो अब बच्चे सिर्फ अपने इर्द गिर्द से मुतासिर नहीं होते या इम्प्रेस नहीं होते या डिप्रेस नहीं होते, वो इस चीज़ से भी इफ़ेक्ट होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे और वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या देख रहे हैं। बच्चों की तरबियत अपनी जगह, स्कूल जहाँ पे तालीम हासिल करते हैं वहाँ पे अलहदा, फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना उसके साथ साथ, फिर प्रोफेशनल लाइफ हो गई, और उसके साथ साथ जो एक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। पॉजिटिव ना माइंडसेट जो है वो इंसान का इन सब चीज़ों को मिला के बनता है। एंड देन ऑफ कोर्स अपनी ज़ात का भी अपने ऊपर कोई कंट्रोल होता है कि बंदा कैसे सोचे कैसे ना सोचे। व्यूअर्स, आबादी बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती हुई आबादी के साथ ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की वांट्स एंड नीड्स बढ़ रही हैं और ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। ये सब का हाल है, और बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इकॉनमी ऊपर नीचे हुई हुई है। मैं पिछले दिनों जब कनाडा में भी थी, अमेरिका में भी थी, हर बंदा रो रहा था कि यार हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, फाइनेंशियली चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पा रही। इसलिए नहीं मैनेज हो पा रही क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव होती चली जा रही हैं। चीज़ आप कितने की भी बेचें, इनकम तो आपके पास उतने की आनी है। सो हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, कीमतें और चीज़ें तो वक्त के साथ बढ़ती ही हैं, अनलेस ग्लोबल लेवल पे कोई कंट्रोल लाया जाए। आप बाहर के ममालिक में देखें, मॉर्गेज रेट्स, जब लोग घर लेते हैं और उसके लिए लोन लेते हैं बैंक से, मॉर्गेज रेट्स छत्तों को जाके लगे हुए हैं। और वो वाला हाल है कि जो लोग पहले घरों में रह भी रहे थे, मतलब मॉर्गेज वाले, उन घरों को बेच के लोग किराए के घरों पे आ गए। इतने बुरे हालात हो गए। सो द पॉइंट इज़, टेंशन सबको है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेटियाँ, सबसे पहले बेटियों का हक मारा जाता है और बेटियों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको साइडलाइन कराया जाता है। देखिए, इंसान अगर अपनी गलतियों से सबक सीख ले तो वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आ सकता है। हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की एक जो सोच थी, एक जो रवैया था, मैं कहूँगी कि वो गलत ही था और अभी भी है कुछ हद तक, क्योंकि वही रवैये फिर आगे हमारी नस्लों में आ जाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसी के रवैयों में और उन्हीं का अकीदा बन जाती हैं। सो पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं बड़े ही करते हैं, जो अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। करियर की बात करें, शादी के फ़ैसले की बात करें, मतलब तालीम हासिल तक करने की बात करें, तो उसका फ़ैसला जो है वो घर के बड़े करते हैं, विच इज़ मतलब छोटी उम्र पे तो चलो समझ आती है, लेकिन एक सर्टन स्टेज पे आके। अब मैं एग्जांपल दूंगी, मैं एक फैमिली को जानती हूँ, वहाँ पे उनकी बेटी जो है वो पढ़ लिख के प्रॉपर डॉक्टर बन के हाउस जॉब वगैरह उसको करने की अब इजाज़त नहीं मिल रही। उसको ये कहा जा रहा है कि बेटे अब आपकी शादी होगी, अगर आगे ससुराल ने इजाज़त दी तो देखी जाएगी। तो भाई, जिस बच्ची ने 8-10 साल अपनी ज़िंदगी के प्योर अपनी सिर्फ मेडिकल की तालीम को दी है और उसके अलावा जो उसने अपना टाइम पूरा किया है, तो इस स्टेज पे, इस उम्र पे पहुंच के अब उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी, क्योंकि भाई ये ना हो ना कि आगे फिर अच्छा रिश्ता ना मिले या आगे ससुराल वालों को बुरा ना लगे। सो व्यूअर्स, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर वो तालीम याफ्ता है और वो केपेबल है, रोकने का तो मुझे सेंस ही नहीं समझ आती। और व्यूअर्स, आजकल ज़माना ऐसा है कि बच्चों को इजाज़तों की ज़रूरत भी नहीं है। 18 साल के बाद एक बच्चा या बच्ची बालिग हो जाते हैं।
अगर आप उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक नहीं रखेंगे, प्यार का ताल्लुक नहीं रखेंगे, सिर्फ डरावे की हद तक रहेंगे, तो जिस दिन उनको माजन मिलेगी वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। सो क्या बेहतर नहीं है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को अच्छे तरीके से लेके चलें और उनको भी वही राइट्स दें जो वो डिज़र्व करते हैं। और बच्चियों के साथ, बच्ची पैदा होने पे आज तक मैंने अभी भी देखा है कि बेटी पैदा हुई, एक बेटी हुई, उस पर कहा जाके कहा चलो कुछ नहीं होता, अगला बेटा हो जाएगा। फिर 2 बेटियां हो गई तो उस पर अफसोस, हाय बेटा हो जाता तो बेहतर था, चलो दिल छोटा ना करो, हो जाएगा बेटा। अच्छा, अगला अफसोस में नहीं है, अगला खुश बैठा है कि मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे बेटियों से नवाजा, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रहमत मेरे घर में भेजी, उस चीज़ पे उसको खुशी हो रही होगी। अगले जो है वो ऐसी अजीबो गरीब दकियानूसी बातें करेंगे कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और जो चीज़ नहीं भी सोचनी होती वो भी सोचना शुरू कर देता है। देखिए, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, वालिदैन का बहुत एहसास करती हैं। वो कहते हैं ना, एंड में बेटियां ही माँ बाप की होती हैं। इस चीज़ को अगर हम अपने पल्ले से बांध लें तो कितनी अच्छी बात होगी। फातिमा जिन्ना, अरफा करीम, मलाला यूसुफजई, चारमीन उबैद चुनोए, समीना बेग, मरियम मुख्तार, कितने नाम हैं जो पाकिस्तान से ही जो बेटियां निकली हैं और जिन्होंने आगे जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। तो बात यह है कि बेटियों को अप्रिशिएट करना और ये जो एक नेगेटिव माइंडसेट है इसको रिमूव करना, एरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है और आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड ब्रेक के फ़ौरन बाद बात भी करेंगे। देखिए व्यूअर्स, माइंडसेट का इम्पैक्ट जनरेशन्स पे होता है और इस साल की थीम जो है वो है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, कि बच्चियों के फ्यूचर का क्या, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने राब्ता करना है और अपनी फीडबैक शेयर करनी है और अपना भी ओपिनियन शेयर करना है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। जैसे कि आप जानते हैं पूरा महीना पिंकटोबर यानी कि अक्टूबर का महीना जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड भी है। देखें, ये भी एक लड़की का, एक औरत का बुनियादी हक है कि उसकी अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग हो। सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक भी मंथ भी चल रहा है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है घरों में जहाँ पे बेटियाँ बेटे बच्चे ज़्यादा हों, बेटियों की सेहत के ऊपर कोई नहीं बॉदर करता, उनकी हेल्थ की कोई टेंशन नहीं लेता। और अक्सर बच्चियाँ जो हैं यंग एज पे अगर कोई उनको बड़ी बीमारी हो तो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते उसके इलाज के ऊपर। सो व्यूअर्स, इन चीज़ों से हमने निकलना है। हम ज़माना जहालियत में नहीं रहते, हम 2024 में हैं। हमारी सोच, हमारे पर्सपेक्टिव्स, हमारी मेंटालिटी चेंज होनी बहुत ज़रूरी है और हमारे रवैये पॉजिटिव होने बहुत ज़रूरी हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ हिबा हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। देखो, आज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जा रहा है। इस दिन से रिलेटेड क्या कहना चाहोगी? और आप खुद भी माशाल्लाह 2 ट्विन बेटों की माँ हो जी, तो आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। अच्छा, वेरी फ़नी स्टोरी। मुझे और मेरे हस्बैंड को शौक़ था कि हमारी बेटी होती, एंड जब मुझे पता लगा ट्विंस था, आई वाज श्योर कि एक बेटी होगी और एक बेटा। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं है। बट मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जो कि बेटियों को, अगर बेटी हो भी जाती है तो उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते जो एक बेटे को मिलती हैं। तो प्लीज़ वो चेंज करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें एक सक्सेसफुल फ्यूचर बनाने की इजाज़त दें, बिकॉज इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। आप शेफ़ भी हो, आप टेलीविज़न पे भी काम करते हो, सारी चीज़ें कर ही रही हो ना। मुझे एक मर्द दिखा दो, मुझे एक मर्द दिखा दो जो प्रेगनेंसी में काम भी करे, फिर उसके बाद बच्चे को फीड भी कराए और उसके साथ साथ नौकरियां भी करे। एग्जैक्टली, मुझे दिखाओ। और इस फील्ड में तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। मेल डोमिनेंट फील्ड है मेरी, तो इसमें यही माना जाता है कि मेल शेफ ज़्यादा काम कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब तो तुम काम पे नहीं और को प्रमोशन दे देते हैं। एग्जैक्टली, कि ये तो अब इसकी शादी हो गई है तो अब ये क्या काम करेगी, करियर पे फोकस नहीं रखेगी, टाइम नहीं दे सकेगी। प्लीज़ ऐसे मत अज्यूम करें खुद से। वी कैन डू सो मच मोर विद हैविंग किड्स एंड अ हाउस टू रन। सो आज हम बना क्या रहेंगे? आज बना रहे हैं मसर और चावल। मेरे फेवरेट। अचार लाई हो साथ? जी बिल्कुल, अचार दोगी अचार के क्योंकि साथ। देखो दाल चावल अचार के बगैर, अचार और ऐसे है कि आप शलवार कमीज दुपट्टे के बगैर पहन बिल्कुल, मतलब गुजारा तो निकल जाता है। कभी कभी मैं भी ऐसे गुजारा निकाल देती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर मज़ा तो तब आता है जब पूरा आउटफिट हो। और बाय द वे मैं एक बात आपको व्यूअर्स बता दूँ,
अगर कभी कभार दुपट्टा नहीं पहना जाता तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो आउटफिट ही डिज़ाइनर ने ऐसा दिया होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे जो हमारे अपकमिंग डिज़ाइनर्स वगैरह हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऑब्वियसली जब कभी कभी नहीं होता दुपट्टा, बट ऑब्वियसली देखती हूँ कि वो ज़रा प्रॉपर फिर हो और ज़्यादा फिटेड ना हो और ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वही वाली बात है ना कि चीज़ पूरी लवाजमात के साथ ही मज़े की लगती है। कचूमर, सैलेड, रायता, अचार, दाल और चावल, तो वो फिर एक बड़े मज़े का एक प्लेटर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेसिपी मसर की दाल, बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ है, बट आई थिंक ये एक सिंपलेस्ट और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए मसर की दाल आधा किलो, पानी हस्बे ज़रूरत। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी आपने डालना है। लहसुन एक पूरा जवा लेंगे, नमक हस्बे ज़ायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च साबुत आपको चाहिए 3 से 4 अदद तड़के के लिए, हरी मिर्च 2 अदद, दूध आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए हम लेंगे देसी घी आधा कप, लहसुन 2 खाने के चम्मच और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इसका तरीका ये है, आपने मसर को पहले एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद आपने मसर को डाल देना है प्रेशर कुकर में, और उसके ऊपर एटलीस्ट आपने एक आपकी जैसे फिंगर की लेंथ होती है उतना ज़्यादा पानी होना चाहिए, उसमें मसर डिप होने चाहिए उस प्रेशर कुकर में। उसके साथ साथ आपने नमक, सुरख मिर्च और लहसुन का जो पूरा जवा है उसको छील के कट किए बगैर आप पूरे क्लोव्स डाल सकते हैं। इसको आपने एटलीस्ट 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देना है, और उसके बाद जब प्रेशर आ जाए, अच्छी सी मसर आपकी गल जाए, और उसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए कि वो थोड़ी मैश्ड हो। इतनी साबुत मसर नहीं रखनी आपने, वो थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी क्रीमी सी हो। उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे रख के उसको अच्छे से विस्क से घोट लें, या अगर आपके पास कोई वुडन का है उससे घोट के उसमें दूध ऐड कर दें, उसको अच्छे से पकाएं। एंड पे आपने क्या करना है, तड़के के लिए देसी घी में आपने लहसुन कटे हुए, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च का उसको तड़का लगा के आप बेशक कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, तड़का तो हर बंदे के अपने हिसाब का होता है। तड़का लगा के उसको तड़के वाले चावलों के साथ, पराठे के साथ सर्व करते हैं। ऑसम। देखिए व्यूअर्स, दाल एक्चुअली एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप दाल को बोल में डाल के जस्ट उसको स्पून के साथ भी खा लेते हैं तो आपको बड़ा अच्छा कार्बोहाइड्रेट और उसका प्रोटीन का कंटेंट मिल जाता है। और अगर तड़का लगा हुआ है तो तेल भी। साथ में आपने एक बोल सैलेड खा लिया, थोड़ा सा रायता आपने ले लिया, दही के प्रोबायोटिक्स भी आपके अंदर गए, सैलेड के आपके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स भी गए। तो व्यूअर्स, इट्स वेरी ईजी टू हैव अ हेल्दी मील। बहुत ईजी है हेल्दी मील खाना अगर हम उसको बनाना चाहें, और महंगा भी नहीं है। अब देखें, दाल चावल से ज़्यादा सस्ती चीज़ हम आपको क्या बताएं बनानी। उसके साथ थोड़ा सा बस आपने कचूमर सैलेड इतना सा ले लें तो आपके लिए एक ईजी सिचुएशन हो जाती है। सो लेट्स मेक लाइफ ईजियर। हम अपना इतना टाइम गुजार देते हैं यूजलेस एंड पॉइंटलेस एक्टिविटीज़ में। लेट्स फोकस ऑन हेल्थ, ऑन फिटनेस, ऑन अपने बच्चों का फ्यूचर, एक पॉजिटिव माइंड सेट, ताकि हम एक पॉजिटिव और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गर्ल चाइल्ड डे से रिलेटेड बातचीत करेंगे। जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक टू द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है बीइंग द स्टेट चैनल कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डे मनाया जाए उसके बारे में आपको बताएं ज़रूर, और ऐसे टॉपिक्स जैसे कि द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो कैसे हो सकता है कि हम इस पे प्रॉपर डिस्कशन ना करें। कुछ तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर किया, अब एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। इस बार की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा मतूल साहिबा। आप एक्स चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट GC यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरम आमिर ने। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो डॉक्टर इरम। अच्छा, आपसे ही बात शुरू करते हैं। आज के दिन के बारे में क्या कहेंगी? आज का दिन मनाने का मकसद क्या है? ऑल राइट, सो मैं आज रस्ते बेटों के लिए तो नहीं हमें दिन मनाना पड़ता, इंटरनेशनल डे ऑफ बॉय चाइल्ड तो नहीं मनाया जाता। आज सुबह गाड़ी चलाते हुए मैं यही सोच रही थी कि अगर हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ज़रूरत है, एक नीड है, क्योंकि लड़कों के लिए कभी भी हमने कोई ऐसा दिन मुख्तस नहीं किया है।
आपके शो की तवासुत से लार्जर ऑडियंसेस के लिए मैं बता देती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने का, दैट वाज पर्टिकुलरली टारगेट टुवर्ड्स फीमेल चिल्ड्रन, यानी लड़कियों के लिए जो कि 5 साल की उम्र से लेकर, बल्कि मैं तो कहूँगी कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन दे आर इन द वूम ऑफ द मदर, पैदाइश से पहले, उसके फ़ौरन बाद और 18 साल की एज तक। ये दिन सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि एक तो अवेयरनेस और एडवोकेसी की जाए ताकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मगर पूरे दुनिया में लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में एक तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और दूसरा उन चैलेंजेस को डिस्कस करके सॉल्यूशंस और मतलब हम निकाल लें कुछ ऐसे टैक्टिक्स जो कि इम्प्लीमेंटेबल हों। यार डिस्कशंस होती रहती हैं, हल की तरफ कम ही जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, प्रोफेसर साहबा आपकी तरफ आना चाहूँगी, कि अल्टीमेटली वी जस्ट टॉक अबाउट इट। फ़लस्तीन के बारे में हमने बहुत ड्राइंग रूम्स में बैठ के बातें की, हमने हर चीज़ के बारे में बहुत ड्राइंग रूम्स में बातें की, लेकिन उसके बाद एज सच डिफरेंस नहीं नज़र आता। वो डिफरेंस अगर आया भी है तो हम बड़ों ने नहीं क्रिएट किया, उन बच्चियों ने ही क्रिएट किया स्यापे डाल डाल के, मलाला की तरह, अरफा की तरह, फिर इन बच्चियों ने ही चेंज लेके आए, मुनीबा मज़ारी की तरह। क्योंकि जब बच्चियां छोटी होती हैं उनका कोई एडवोकेट नहीं बनता। हाँ ये बात होती है, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हर बंदा बच्ची के पैदाइश पे आके मुबारक के साथ अफसोस दे देते हैं, मुबारक के साथ अफसोस का इजहार कर देते हैं, हाय कुछ नहीं होता, अगली बार बेटा हो जाएगा। ओ भाई हमने कहा है हमें बेटा चाहिए था, और जिसके जहन में ये बात नहीं भी आई उसके दिमाग में डाल दो बेतुकी कि अगर सास ससुर लड़की के माँ बाप नहीं कुछ कह रहे और वो भी खुश हैं, अब सास के दिमाग में डाल दिया पहले वे दो कुड़ियां सी ते हुन तीजी कुड़ी हो गई ते हुन बस हुन मुंडे नहीं होए। मतलब फॉर गॉड सेक, अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अल्लाह ने साहिब औलाद किया, ये बहुत बड़ी बात है। तड़प रहे हैं लोग बच्चों के लिए आजकल, PCOS और कितने मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। शुक्र करें कि अल्लाह ने साहिब औलाद किया। जी मैम, आज का दिन मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ इन चीजों के बारे में। इमोशनल होना भी चाहिए। मेरे पैदा होने में बड़ा रोना हुआ था ना, 2 महीने मेरी अम्मी रोई थी कि बेटी आज का दिन देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कोई दिन बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। बिल्कुल सही। जो आपने बात की कि हम बात करते हैं तो बात करने से ही बात बनती है। देखिए बात तो करनी पड़ेगी हमें। भाजी अगे भी तो कुछ करो ना, मेरा है मसला है। जो आप कह रही है ना कि मुनीबा मज़ारी ने किया, मलाला ने किया, आखिर उनके अंदर अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं से अवेयरनेस तो उनके अंदर आई ना। अवेयरनेस जो है वो सबसे पहली बात। मलाला तो बेचारी बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी एक जगह पे, और फिर उसके साथ जो हुआ और जो मामला और वो उसको सर्कमस्टांसिस ने किया, लेकिन ये कि एटलीस्ट हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी और लोग एटलीस्ट सोचेंगे किस चीज़ पे। पहली बात ये सोचेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, वाई, जैसे अभी मैडम ने कहा कि हमें क्यों बात करनी पड़ रही, आखिर ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ज़ाहिरी बात है चैलेंजेस हैं और हमारी सोसाइटी में ये चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ये बड़ी कॉमन बात है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ मर्द को बड़े बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिल रहे हैं, वहाँ औरत जो है वो एट द लूजिंग एंड है। वो बेटी जो रहमत है, वो माँ जिसके पैरों के तले जन्नत है, तो वो बहन जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनती है किसी भी मुश्किल में, किसी भी तकलीफ में, और वही बहन जो तुम्हारे माँ बाप को संभालती है क्योंकि तुम मसरूफ हो एक बेटे होने के नाते। एग्जैक्टली। तो कम से कम इस दिन औरतों को अपनी जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जो उनकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, उसको उनको रियलाइज़ करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि हमारे क्या रोल्स हैं। अभी आपने कहा माँ है, बहन है, बेटी है, केयरटेकर है, होम मेकर है, इतना कुछ औरत कर रही है, तो ये सारा कुछ वो शी शुड फील प्राउड ऑफ दैट। उसको इन चीज़ों पे अपने विचारगी का एहसास नहीं उसको होना चाहिए, उसको फख्र महसूस करना चाहिए। मेरी जान, फ़ख्र भी इंसान तब महसूस करता है जब 4 जगह से अप्रिसिएशन मिलती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई हमें अवार्ड मिले, ठीक है हम एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब हम घर एंटर होते हैं और हस्बैंड या भाई या बहन या घर वाले एक्साइटेड होते हैं, ओ मुबारक क्या बात है, आपको तब एहसास होता है कि यार मेरी अचीवमेंट कितनी है। तो एज ए सोसाइटी देखिए, बाहर वाले अप्रिशिएट करें या ना करें, व्यूअर्स हमें तो करना चाहिए। और मर्द हमारी स्ट्रेंथ बने ना बने, हम औरतों को तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए। अच्छा मैम, आपकी तरफ वापस आती हूँ क्योंकि अब आप दोनों की पर्सनल जर्नीज में जानना चाहूँगी। यू आर ऑल्सो अ गर्ल एंड यू वर अ चाइल्ड वंस, एंड मैम यू एज वेल।
थोड़ा सा अपनी भी जर्नी शेयर ऑल करें। राइट, सो आई एम अ मिलेनियल, यानी मैं 88 में पैदा हुई थी और उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो अभी से काफ़ी फ़र्क है। वाइल ग्रोइंग अप मेरा ख्याल है कि आई डिड नॉट हैव एनी गुड गर्ल रोल मॉडल्स। मैंने कभी टेलीविज़न पे, जैसे आप बैठी हुई हैं और कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं, कभी ऐसे मॉर्निंग शोज़ नहीं देखे थे वाइल ग्रोइंग अप। कभी मैंने किसी के साथ एक्सपोजर ऐसा नहीं देखा था जहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि एक सोलो खातून की कोई अचीवमेंट है या एक सिंगल मदर की कोई अचीवमेंट है। ऑलवेज़ यही देखा गया कि अच्छा अकेला जो एक तन्हा अगर औरत है, फॉर एग्जांपल डिवोर्स्ड है या फॉर एग्जांपल सेपरेटेड है, तो उसको बुरे सेंस में ही लिया जाता है। मगर अब की जो एग्जांपल्स हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा घर एक स्टेबल घर था, मगर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आई एम श्योर के प्रिविलेज नहीं हासिल होता है। तो चैलेंजेस घर के लेवल पे ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखा ये जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, कि जहाँ पे मदर की साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेबल है, इट हैज़ अ एक्सीलेंट इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। ओके, अगर एक माँ खुश है तो उसके बेटा हो या बेटी, वो एक स्टेबल इंसान बनेगा, विच इज़ क्वाइट अ नेचुरल वही थिंग। हमारे यहाँ तो जान आपको भी पता है, बड़ी जगह जहाँ पे मैरिज में इश्यूज चल रहे होते हैं, जब बच्चा होने वाला होता है तो सबसे पहले वो बेचारी बच्ची दुआ कर रही होती है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरा बेटा हो जाए, शायद हमारे हालात ठीक हो जाएं। व्यूअर्स, हालात खुद ही ठीक करने पड़ते हैं, और बच्चे पैदा करने से अगर हालात ठीक हो जाते तो क्या इतनी तलाक़ें होती? मैम, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अब वन बाय वन फिर आपके साथ इश्यूज भी डिस्कस करना चाह रही हूँ, बट पहले ऑफ कोर्स आपकी जर्नीज भी इंपॉर्टेंट है। मैम, यू आर एन एम्पावर्ड वुमन एंड यू आर अ टीचर। Yes. आपने खुद भी किया और आप आगे पढ़ा भी रही हैं, अपना भी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, अगर आप मेरा चाइल्डहुड देखें तो हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और आई एम द 5th वन और द लास्ट वन। ओ लाडू बच्चा, आप हमारे घर की नूरबान हो। ठीक कहा। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई जहाँ पे बेटियों को वाकई रहमत समझा जाता है। और मेरे फादर ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई बॉर्न। तो उन्होंने ये कहा कि देखो 3 बेटियां अगर कोई बंदा उसकी तरबियत करता है तो जन्नत उसको मिलती है। तो हम तो मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 से भी ज्यादा दिया 5 माशाल्लाह और माशाल्लाह। मुझे अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा समझा है, मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे बेटियां दी। हाय, दिल खुश हो गया बात सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन वाइज, अपॉर्चुनिटीज़ वाइज, हर चीज़ में इनकरेजमेंट, जैसे बेटों को बल्कि शायद बेटों से ज़्यादा बेटियों को इनकरेज किया जाता था एजुकेशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बहनें बड़ी वेल एजुकेटेड हैं। और मेरी दूसरी सिस्टर एक जक्टे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है और बड़ी एम्पावर्ड हैं। और ये आपके घर से एम्पावरमेंट लेकिन मेरी मिलती जान है। देखें, और आपने अब्बू की बात की, देखिए माँ के पैर के तले जन्नत है। माँ तो बेलौस प्यार करती है, चाहे कैसा भी बच्चा हो, क्या भी हो, अल्लाह माफ़ी दे। तो बस बच्चा कातिल भी हो तो माँ फिर भी उसे प्यार करेगी, क्योंकि माँ है, वो शी कांट हेल्प इट। Right. उसकी कुत्थी में ये एक उसकी सोल के अंदर, उसकी रूह के अंदर बाप उस जन्नत का दरवाज़ा ज़रूर है। लेकिन बाप हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उन्होंने और मर्दों के साथ उठना बैठना होता है, उनको अक्सर इस बात पे बुरा फील कराया जाता है या कहा जाता है हाँ तू तो तेरी कुड़ियाँ ही होंगी। मतलब ये चीज़ें होती हैं और घर की औरतें भी मर्दों को इस चीज़ पे डिस्टर्ब करती हैं। द फैक्ट दैट आपके फादर चट्टान की तरह सामने खड़े थे, मेरी बेटियाँ हैं और मेरा फ़ख्र है ये। मैं थोड़ा सा अपनी रिसर्च को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने एक स्टडी की कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और उसके क्या एक्सपीरियंसेस कैसे होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन हु आर हाईली एम्पावर्ड, जिनको हमने मैयर किया, अपनी साइकोलॉजिकल जो मेजरमेंट टूल्स थे उनकी फिर हमने इंटरव्यूज़ किए, तो मोस्टली ख़वातीन ने ये कहा कि इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ब्रदर और मेरा बेटा हस्बैंड और बेटा। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा बाप हमें कॉन्फिडेंस ना देता, हमारा बाप हमें जो है वो डिसीजन पावर ना देता, हमारा बाप जो है हमें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ना देता, तो शायद आज हम इतनी एम्पावर्ड ना होती। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कहने को मैं एक बड़ी एम्पावर्ड खातून हूँ, लेकिन आई एम बेसिकली तो आई एम एन एक्टर। होस्टिंग की तरफ तो मैं अपनी अगेन सर्कमस्टांसेस कुछ अल्लाह का भी करनी हुई कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की। मैं अक्सर सोचती थी कि यार मैं इतनी मैड हूँ, पागल से मुझे कौन रखेगा, और अल्लाह का इतना करम कि अल्लाह ताला ने मुझे स्टेट चैनल पे काम करने का मौका दिया। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट को और स्टेट को, जिसने मेरी जैसी बाहर की पड़ी हुई इंडिपेंडेंट खातून, उस वक्त मैं डिवोर्स थी, एक सिंगल मदर थी, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद मुझे अपने चैनल पे बिठाया और उन्होंने कहा कि भाई वी वांट टू गिव द मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चुप करके वहाँ पे बैठ के ये कहो कि जिन लड़कियों की तलाक होती है वो ऐसी होती हैं और फलां ऐसी होती हैं और फलां, बिल्कुल भी नहीं।
तो बात ये है कि मुझे तो मेरे स्टेट ने एम्पावर किया। And you are doing wonderful job. नहीं बट मैडम ये बातें इंपॉर्टेंट है करने वाली। मॉर्निंग शो सब कर रहे हैं चैनल्स पे। जब मैं मॉर्निंग शो के लिए होस्टिंग के लिए पीटीवी पे आई वॉज अ डिवोर्सी एंड अ सिंगल मदर। मैं वाहिद थी इस सिचुएशन के अंदर और मुझे पीटीवी ने ऐसे करके समेटा और इसी इदारे पे मेरी शादी हुई, इसी इदारे पे फिर मेरे बाकी 2 बच्चे हुए और आज मैं जो भी हूँ, सच्ची बात है, मैं दिल से कह रही हूँ पीटीवी की वजह से हूँ। कुछ और लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में इसी, और देन इसी के साथ एक और एलिमेंट, मेरे बेटे ने मुझे 2 साल पहले कहा, हमजा ने, कि मामा यू आर एन एक्टर, व्हाई आरंट यू एक्टिंग। मैं कहा पुत्र हम हसन और नूर छोटे, आपने यूनिवर्सिटी। ही सेड प्लीज़ अपनी एक्टिंग वापस शुरू कर दें, क्योंकि हर वक्त आप बैठ के कभी ना कभी कहीं ना कहीं कहती है हाय मैं बस तेरी एक्टिंग, मेरा वो रह गया। मेरे बेटे ने मैम मुझे वापस भेजा एक्टिंग में 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। हमजा ने धक्का दिया। वो और बात है कि मैं खरामा करी हूँ, लेकिन उसने मुझसे एक्चुअली ड्रामा साइन करवाया बैठ के कि कॉल देम बैक। तो मैम बेटे भी आई थिंक दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि हमें एलाइज की ज़रूरत है। आपने शुरू में बात की ना कि बातें बहुत होती हैं मगर होता कुछ नहीं है। वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एलाइज नहीं है, वो लोग जो कि हमें सपोर्ट कर सकें। सो मेल फिगर्स इफ़ दे आर एजुकेटेड एंड दे आर टॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आप यकीन करें कि एक डिस्कशन हो रही थी जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे और पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी और सजेशन ये आया कि ख़वातीन को एम्पावर्ड कर दिया जाए। ऑब्वियसली कुछ कंट्रोवर्शियल व्यूज़ होते हैं कि फेमिनिज़म और दूसरी तरफ बात लेके जाने लगे, मगर जब ये बात समझा दी जाए कि विमेन एम्पावरमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आप अपना घर नहीं सिर्फ चला रही, आप पूरे पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैम इतनी देखिए simple शेफ सी हिबा बात। जी, शी इज़ अ वर्किंग लेडी माशाल्लाह, हैज़ ट्विन सन्स एंड अभी क्या है जानी 1 समथिंग ना, कितने साल? 1 year and 3 months old. 1 year and 3 months है ना, यहाँ पे कर रही है ना काम। एंड इफ शी कैन यू नो इफ शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन हु आर, बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी, इनफैक्ट आई थिंक रोल मॉडलिंग इज एन एक्सीलेंट एंड बाय द एग्जांपल। वे हर हस्बैंड इज वर्किंग और वो अच्छा कमाता है और वो सारा कुछ देखता है। ज़रूरत ये नहीं है कि वो जरूरत की, बाय द वे शी इज नॉट वर्किंग। मैं एक बात Because क्लियर कर of- दूं व्यूअर्स, ये अपनी इट्स नॉट कि हिबा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके हालात या प्रॉब्लम्स, बड़ी अच्छी माशाल्लाह फैमिली में शादी हुई है। इनकी मदर इन लॉ भी हमारे शो पे आती हैं, बल्कि उनको हमने पकड़ के लेके आए अपने प्रोग्राम पे। हिबा ने कहा कि बाय द वे कभी उनके हाथ का चखे खाना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये होती है इनकरेजमेंट। और जब ये इसकी सिचुएशन जरा सेट हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको वापस कहें कि आए काम पे। मुझे लगता है घर पे ये बैठ के ना जरा डल हो रही है। यू डू यू नो दैट योर मदर इन लॉ सेड इट टू मी। उन्होंने कहा था, हमने कहा कि हम उसको बॉदर नहीं करना चाहते, बाहर के मुल्क भी बंदा साल लेता है, ट्विन्स हुए उसके। आप सोचिए हम मदर इन लॉ सेड। दिस इज लाइक अ वुमन एनकरेजिंग अनदर वुमन जो कि सेटअप कर रहे पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता कि तुम्हारी, उन्होंने ही कहा था, आप ही नहीं कहा था कि उसको वापस आप बुला ले। हमने कहा आप ही हम इसलिए नहीं बुला रहे कि आप डांटेंगी कि वो, कहती है बिल्कुल भी नहीं, उसको बुलाएं, वो निकले घर से। मैं चाहती हूँ वो वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैम। हम क्या करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बच्चियाँ पढ़ लिख के बन जाती हैं, उनको सासें घर पे बिठा देती हैं, माएँ घर पे बिठा देती हैं मैम। लोग समझते हैं कि औरत सिर्फ जॉब इसलिए करती है कि उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए। दिस इज नॉट द ओनली रीजन। औरत को अपनी रिकग्निशन, अपनी यार यहाँ पहचान भूसा तो सोसाइटी नहीं में पड़ा हुआ बनाने ना के लिए हमारे। उसको जॉब करनी चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक सेंस ऑफ पर्पस होना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर से निकलते हैं और आप कुछ कर रहे हैं, वो इम्पैक्टफुल हो सकता है या हो सकता है वो इतना इम्पैक्ट ना क्रिएट करता हो, मगर स्टिल इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस। तो ख़वातीन हो या मर्द, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अगेन बीइंग मैरिड, मेरा हस्बैंड माशाल्लाह सारा कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन मैं काम करती हूँ। अब देखें, अब जब हमने हमजा को यूनिवर्सिटी भेजना था कनाडा, अल्लाह का शुक्र है किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े। बाइज़्ज़त अंदाज में अपने बेटे को जितनी हमारी औकात थी उस हिसाब से हमने भेजा। दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे थे, तो जब कोई बड़ी चीज़ आई तो मैडम वो बड़े अच्छे अंदाज से हो गई, राइट के रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप एक सपोर्ट भी तो बन सकते हैं। मेरा ख्वाब था ना उसे बाहर भेजने सपोर्ट का। ही बनते हैं, सपोर्ट ही बनता है। ये एक फियर है, खौफ है मर्दों में कि औरत एम्पावर हो जाएगी तो शायद हम जो है वो हमें अंडरमाइन कर लेगी। ऐसी बात नहीं, औरत एम्पावर होगी तो वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करेगी। आप प्रॉस्परस फैमिली, एक अच्छी फैमिली, खुशहाल फैमिली आप बनेंगे अगर औरत एम्पावर्ड होगी। बहुत सी जिम्मेदारियां जो हैं वो जो मेल नहीं कर सकते, औरत वो जिम्मेदारियां जब एम्पावर्ड होती है तो बड़े अच्छे तरीके से उन जिम्मेदारियों को पूरा करती है। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की कल्चरली बात करेंगे। देखिए अल्लाह का शुक्र है बहुत सी ऐसी चीज़ें
ठीक हो गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे इक्वल हो गई हैं, लेकिन कुछ अभी भी मसाइल हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग स्पेसिफिकली उन चीज़ों को पिन पॉइंट करके उन मसलों का हल हमारे साथ शेयर करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हमारे जो कंटेंट हेड है अवध हाशमी मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि हमारी मतलब हमारी फैमिली में ना सारी ख़वातीन जो है ना पूरे के पूरे जिन हैं और हमारी गुफ्तगू भी ना इसी जिस तरह मैं बोलती हूँ ना सारी ऐसे बोलती हैं। तो कभी मामा की साइड ऑफ द फैमिली की कुछ लेडीज़ को बुलाऊंगी। आपको पता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में व्यूज़ में इस तरह नहीं फैमिली को लेके आती, वरना लगता है आप फेवर दे रहे हो वट बट कभी मौका मिला तो अपनी फैमिली की ख़वातीन को बुला के बैठा दूंगी। कसम से 6 प्रोग्राम निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पागलों वाली बातें हमारी होती रहती हैं। बट अगेन एम्पावर्ड अगर ये कॉन्फिडेंस हम सबके अंदर है तो इसलिए है कि हमारी फैमिलीज़ ने और हमारे घर के मर्दों ने कभी हमें ये महसूस ही नहीं कराया कि हम जनानियाँ हैं। हमें ये फील कराया कि हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, सब इक्वली चलते हैं। ऑब्वियसली पर्दा शदा बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो हर इंसान का एक पर्सनल मैटर होता है। आइए बढ़ते हैं डॉक्टर इरम आमिर एंड प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल की तरफ, 2 ब्रिलियंट एम्पावर्ड वुमेन। डॉक्टर इरम आपसे बात शुरू करते हैं, अब इश्यूज़ के ऊपर चलते हैं जिनको हम हल करना चाहते हैं। जी मैडम। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने जहाँ तक अपनी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं एंड ऑफ कोर्स रिसर्च आल्सो बैक सेट कि अगर घर में शुरू से ही कोई राय ना हो, जैसे आपने कहा ना कि एक बात करने का स्टाइल अगर कह दिया जाए शुरू से ही, चुप रहो, खामोश रहो, तुम लड़की हो, लड़की की तरह बात करो, या भाई के लिए पानी लाओ, हाँ, भाई के लिए ये करो, भाई के लिए वो करो, भाई की मुलाजमत नहीं लगी हुई। अगर इस किस्म के माहौल में कोई पड़ा होता है तो ना वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अग्रीड। अगर आपके पूरे दिन में सिर्फ आपने ये फैसला करना है कि फॉर एग्जांपल खाना क्या बनाना है और आप वो भी नहीं कर पाते, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल लेवल पर जहाँ तक हम देखते हैं, जब मेरे पास ओपीडी में ख़वातीन आती हैं, उन्होंने कभी ये भी नहीं सुना होता कि हेल्थ एक्सेस क्या है, सही दवाई का मशवरा अगर करना है तो डॉक्टर से क्या सवाल पूछना है, क्योंकि उनको ये राय कभी घर में ही नहीं दी मेरी जान ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, पिंक अक्टूबर, Right. और मुझे एक बात बताएं, कितनी खवातीन को हम जानते हैं जिन्होंने राइट टाइम पे जाके चेकअप नहीं करवाया क्योंकि उनको कोई ले जाने वाला नहीं था, या उन्होंने खुद ही नहीं बॉदर किया क्योंकि वो ये डिजर्व ही नहीं करती थी। उनको लगता था कि मैं अपना चेकअप कराऊं, और फिर चौथे स्टेज पे जब कैंसर पकड़ा गया तो फिर जान से हाथ धो दिए। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं खवातीन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर कल्चर के, जहाँ पर ये फील किया जाता है कि मे बी इट्स नॉट राइट टू आस्क कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम अपनी नीड्स बताने के लिए भी शाये हो जाते हैं। इसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है कि हेल्थ एक्सेस हो और सही क्वेश्चन सही टाइम पे, जैसे आपने कहा स्क्रीनिंग और डिटेक्शन से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बच सकती हैं। एंड प्लीज़ अपने बेटे इम्यूनाइज कराते हैं तो बेटियां भी इम्यूनाइज करें। आपको गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब भी कोई भी चीज़ होती है यहाँ पे, स्पेशली मैं एक बात PMLN की ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो पर्सनली देखा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 16 साल से हूँ, ऑन एंड ऑफ 3 साल बीच में गई थी, बट 13 years I've given to this अदारा, एंड आई हैव सीन एवरी टाइम, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी मैंने बड़ी दफ़ा अनाउंस किया कि भाई लैपटॉप स्कीम आ गई जिसमें लड़के लड़कियों को, फिर लोन्स स्टूडेंट्स के लिए, फिर हाउसिंग के लिए, और ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि मेल के फीमेल, इक्वल कोटा फॉर बोथ। राइट। अब वो अवेल ना करे लड़कियां तो एक मुख्तलिफ बात है। प्रोफेसर साहिबा क्या कहेंगी आप? ये छोटी सी हमारी छोटी सी प्रोफेसर साहिबा। इश्यूज और चैलेंजेस की बात आप कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है व्हेन आई टॉक टू द यंग गर्ल्स कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स का उनको पता ही नहीं है, एंड दे आर नॉट असर्टिव एनफ कि वो अपना व्यू पॉइंट दूसरों को बता सकें, दूसरों को कन्विंस कर सकें, दूसरों को बता सकें कि मैं ये मेरी अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ। औरत को बड़ा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आप देखें, एक हमने भी एक स्टीरियोटाइप जो है ना, रोल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर लिया है, अवतारी कर लिया है कि जी हम बड़ी सिनफ़े नाजुक हैं। जब राइट्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमें इक्वल राइट्स मिलें, लेकिन जब औरत एज अ जेंडर आती है बात, तो हम कहते हैं कि हम सिनफ़े नाजुक हैं। और उसी तरह से मोस्टली लड़कियां जो है अपने आप को बड़ी फ्रेल और बड़ी डेलिकेट और ये शो करती हैं। तो शायद औरत का नरम होना जो है वो मर्द उसका एडवांटेज ले जाता है।
एक शेर मैं आपके साथ शेयर Please. करना चाहती हूँ कि बिनते हवा के नर्म लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। बिनते हवा के नर्म लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। इब्ने आदम ने अपने सारे जुर्म बिनते हवा पे डाल रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है, एंड सो ट्रू, एंड सो ट्रू। तो मेरा ये मैसेज है जो यंगर्स हैं या जो भी मिडिल एज वुमेन हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और अपने आप को एम्पावर करें और पावर अपनी जो है वो उसको असर्ट करें। लोगों को ये बताएं कि अगर वो इक्वल राइट्स की बात करती हैं तो वो सिनफे नाजुक नहीं हैं, उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ वी आर सिनफे स्ट्रॉन्ग। हाँ, हम सिनफे स्ट्रॉन्ग हैं, हम सिनफे मजबूत हैं और हमें अपनी मजबूती को असर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैम, बैक टू यू, व्हाट एल्स डू यू वांट टू हाईलाइट? एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, मैं क्लास 8th में थी जब मेरी टीचर ने कहा कि यू शुड हैव अ पे चेक बिफोर यू गेट मैरिड। कहने का मतलब कि जो चेक बुक है उसके ऊपर आपका अपना नाम हो। ये चीज़ मेरे माइंड में रह गई एंड आई थिंक कि इसी तरीके से जो रोल है स्कूलिंग का, टीचर्स का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि जैसा मैम बात कर रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम एम्पावरमेंट को ये समझें कि घर से ही बाहर निकलना है। एम्पावरमेंट का ये मतलब भी हो सकता है कि आप एक असर्टिवनेस घर में प्रैक्टिस करें जहाँ पर नो मीन्स नो एंड एवरीथिंग दैट इज़ राइट शुड बी प्रैक्टिस्ड। बिल्कुल। अगर ये माहौल घर में है जहाँ पर आप देखें कि एक मदर जो है वो बच्चों के साथ और उनके फादर के साथ असर्टिवली डील करे, जहाँ पे वो अपनी सेल्फ केयर का भी टाइम निकाले, जहाँ पर उसे पता हो कि अगर मैं सो रही हूँ तो इस चीज़ को गलत नहीं समझा जाएगा या और बुरा नहीं यार मनाया अगर मैं जाएगा। कहती हूँ कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ तो मुझे सपोर्ट मिले। Exactly. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है जान हमारे यहाँ क्या है? एक औरत वर्किंग लेडी, एक मर्द वर्किंग मैन है। मर्द कहेगा यार मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ बाय ट्रिप पे, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की पे वापस पड़ गई। Acceptable खातून ने कहीं जाना है तो उसको अपनी अम्मी को बुलाना पड़ेगा घर पे रहने के लिए या बच्चों को कहीं छोड़ना पड़ेगा, इसके बावजूद के मर्द घर में है। बिल्कुल ठीक। देखिए ये बात अनफेयर है व्यूअर्स। अगर एक मर्द ट्रैवल करता है काम के लिए और पीछे से चीज़ें मैनेज की जाती हैं तो फिर मर्द औरत के ट्रैवल करने पे भी मर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम ये, और बाय द वे हमारी अपनी मिस्टेक है। मेरे हस्बैंड ने शुरू में ये बहुत ज़्यादा करती थी ना कि कोई आके ठहरता था, तो एक दिन मेरे मियाँ ने मुझे घूम के कहा कि बेब व्हाई डू यू, किसी को मैं हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ बट वो हमजा को कौन? ही सेड वो मेरा बेटा है। और फिर जब हसन भी हुआ तो फैसल कहता था कि तुमने अगर ट्रैवल करना है काम के लिए करो, हम दोनों जाएंगे तो घर में किसी को बुलाएंगे, अकेले जने जा रहे हैं तो हम क्या अपने बच्चे नहीं संभाल सकते? अगेन मम्मी एम्पावर्ड। मम्मी ने अपनी बेटियों और बेटों को एम्पावर किया, उन्होंने आगे अपने बच्चों को एम्पावर किया और अपने स्पाउसेस को किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। मजीद और मैम आप कोई एडिशन करना चाहेंगी इस बात में? एक और बात जो बड़ी देखिए तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहूँगी। बच्चियों की तालीम रोक देते हैं, बड़ी जल्दी रोक देते हैं। आपके भी पास जो बच्चियाँ पढ़ी होंगी बीच में उन्होंने छोड़ दिया होगा कॉलेज कि शादी हो रही है। और एक और जो फिनोमेना मैंने देखा वो ये कि अगर हमारे पास BS किसी बच्ची ने किया है तो 1 ईयर 2 ईयर गैप के बाद अगर वो MPhil में आई है तो अगर मैंने उससे पूछा है कि आपने 2 साल क्यों गैप दिया, तो उसने कहा कि मेरे भाई पढ़ रहे थे तो मेरे फादर ने कहा कि अभी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं तो भाई को पढ़ने दो, तुमने पढ़ लिया है बस काफ़ी है। तो वो बच्ची इतनी एम्पावर्ड होती है और इतनी उसके अंदर वो एम्बिशियस होती है कि वो खुद जॉब करती है, अर्न करती है, पूरा साल कमाती है, फिर उसके बाद वो एडमिशन लेती है। तो आप ये देखेंगे ये रोल मॉडल हैं। ऐसी बच्चियां जो हैं वो दूसरी बच्चियों के लिए रोल मॉडल हैं कि अगर आपको कोई किसी भी वजह से अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें अपने लिए। मैम आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँ, इतना एम्पावर्ड होने के लिए भी आपके पर्सनैलिटी जो है, देखें ये तो आप मानती हैं मैम और ये तो नफ्सियात में भी कहा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके माइंडसेट से मुतासिर भी हो सकती है और निखर भी सकती है। माइंडसेट कैसे बनता है? घर वाले, मुआशरे, सोसाइटी वगैरह। अगर एक बच्ची माँ की कोख से निकलते ही, बल्कि माँ की कोख में ये बात सुन रही है कि आए आए फिर बेटी हो जाएगी, आए आए फिर एक्सपेक्टिंग अ डॉटर, और फिर वो जर्नी 18 साल की उम्र तक ऐसी रहे तो वो बच्ची किधर से क्या करेगी? इसीलिए एक्सपोजर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। से मैं बात कर रही थी
ब्रेक में कि जेंडर रोल्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं हमारी सोसाइटी में स्पेशली, कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब बच्ची पैदा होती है तो उसको असाइन कर दी जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, और लड़कों को डिफरेंट, लड़की के लिए जो है वो आप कलर भी डिफरेंट लेते हैं, लड़के के लिए डिफरेंट लेते हैं। उसके लिए लड़की उस वक्त नहीं डिमांड करी कि मुझे डॉल चाहिए खेलने के लिए, लेकिन आप उसको डॉल ला के देते हैं, बेटे को आप गन्स ला के देते हैं, उसको आप गाड़ियाँ ला के देते हैं। और अगर बच्ची डिमांड करती है तो उसको समझा जाता है कि ये डिविएंट बिहेवियर है उसका, ये क्यों मांग रही है, ये तो बच्ची। मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइनर्स हैं, वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, वो बचपन में गुड़िया से खेलते थे। क्यों? क्योंकि उनको गुड़ियों को ड्रेस करने का शौक था, चीजें करते थे, मैकेनिकियां उनके साथ एप्टीट्यूड था ना। और दीदी मैं बड़ी हुई हूँ लिटरली मेरी जान विद लाइक विद मैं मेरे भाई के लिए ली जाती थी गाड़ियाँ वगैरह, उसकी गाड़ियाँ, उसकी लेगोज, उनकी सारी चीज़ें ब्लॉक्स वॉक्स कर रही हूँ। मुझे नहीं था गुड़ियों में इंटरेस्ट, तो क्या मैं कम जनानी हूँ किसी और औरत से? लेकिन अगर आपको उस वक्त डिस्करेज किया जाता तो हो सकता है कि आप नहीं किया, बहुत किया, उठा के हाथ में बारबी दी जाती थी, मैं उठा के मैंने सिर तोड़ने शुरू कर दिए, बाजू अलहदा करने शुरू कर दिए। घर वालों ने कहा ये तो महंगी बाहर से चीज आती है, एनू ना ही दो तो बेहतर है। मुझे कार्डबोर्ड के बॉक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे उस गुड़िया में नहीं इंटरेस्ट था। देखिए नहीं बनना मैंने गुड़िया, भाई नहीं तो हुआ आप गुड़िया। इम्पोज नहीं कर सकते उस बच्ची पे कि आपको गुड़िया ही खेलनी, क्योंकि आपने अल्टीमेटली शादी करनी है और हाउस मेकर बनना है, होम मेकर बनना है, और आपने घर चलाना है। हम शुरू से क्यों उसके जहन में इनकलकेट करते रहते हैं कि ये बच्ची है, कल को इसकी शादी होगी, इसने घर चलाना है, इससे सिर्फ ये करना है। देखे वो भी करो, हम किसी को नहीं कह रहे कि ना नहीं, करो, नहीं करें, वो अगर करें। करना है तो करें, लेकिन दोनों काम करें तो फिर दोनों ही होम मेकर बने, मियाँ भी और बीवी भी। जी मैम। जी, लेट देम बी। मेरा ख्याल है प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि जैसे आप बात कर रही हैं कि हर बच्चे को आप एक रूल ऑफ थंब के साथ डील नहीं कर सकते। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों की पर्सनालिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करें कि ट्रेट्स क्या हैं, उसके मुताबिक उनको ग्रूमिंग दें। और आई थिंक एक्सपोजर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मेरे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब लड़कियां आती हैं तो ये देखा जाता है कि उन्होंने कभी शायद ज़िंदगी में कोई किताब कोर्स के अलावा पढ़ी नहीं है। सो रीडिंग इज़ अ हैबिट दैट शुड बी इनकल्केटेड, देयर शुड बी सम रोल मॉडलिंग। बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को एक्सपोजर दिया जाए और बताया जाए कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है, अगर आप एक टिमिड से मतलब इवन अगर कोई लड़का भी होगा तो टिमिड पर्सनालिटी के साथ एग्जाइटीज़ डेवलप करना बहुत बहुत कॉमन है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंस और बोलने का जो एक अपॉर्चुनिटी है, जो एक ड्राइंग रूम के अंदर कॉन्वर्जेसन हो रही है, उसके अंदर हर एक को अपना ओपिनियन देने का मौका मिला जाए। और यहाँ पे व्यूअर्स गुफ्तगू को क्योंकि हमने कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, एक बात ज़रूर कहूँगी, गर्ल चाइल्ड के दिन पे हमें बॉय चाइल्ड की बात करनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की आप अपने बेटों की तरबियत करेंगे वैसे ही वो आगे जाके शौहर और बाप बनेंगे और उसी किस्म के वो भाई बनेंगे। एक बात। दूसरी बात, घर के काम करना कोई औरतों से लिमिटेड चीज़ नहीं है। कपड़े धोने मर्द को भी आने चाहिए, खाना बनाना मर्द को भी आना चाहिए, इस्त्री करना भी मर्द को आना चाहिए, ये सफाई भी मर्द को आनी चाहिए। क्योंकि क्या ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए बंदा शादी करता है ताकि उनको अनपेड हाउसकीपर मिल जाए? सॉरी, ये सारे काम मेल फीमेल दोनों को आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मेल और फीमेल के लिए बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मर्द औरत को ये सारी चीज़ें इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि अगले ने आगे जाके सर्वाइव करना होता है दुनिया में। तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दी कि है ये लड़कियों वाले काम है, सारे काम सबके हैं। थैंक यू मैम। लास्ट में शॉर्ट सा आपका मैसेज और आपका मैसेज। जी, मेरा मैसेज यंग गर्ल्स के लिए है कि अगर वो अपनी सलाहियतों को, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें, क्योंकि उनके ख्वाबों की तकमील का रास्ता जो है वो यहीं से गुज़रता है। जब तक वो अपनी सलाहियतों को, अपनी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचानेंगी, वो अपने ख्वाबों को कभी भी जो है वो टिल कंप्लीशन उसको लेके नहीं जा सकती। क्या बात है मैम। व्हाट वुड यू लाइक टू से माय डार्लिंग? मेरा मैसेज जो है वो ऐसे कपल्स के लिए होगा जिन्होंने अभी ज़िंदगी शुरू की है एंड दे आर प्लानिंग टू हैव बेबीज़। प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर एबल टू मैनेज अ चाइल्ड। आप ये मत सोचें कि जेंडर स्कैन पे लड़का होगा या लड़की तो तब आप सेलिब्रेट करेंगे या जब आप परेशान हो जाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप एक अच्छा तरीके से एक पर्सनालिटी को ग्रूम करके एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे सकें। सो मेक श्योर कि आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो एक जिस हद तक हो सके स्टेबल हो जाए, तभी कोशिश की जा सकती है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें यंग बच्चों को। थैंक यू सो मच मेरी जान।
व्यूअर्स अब इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कह सकते थे, वैसे तो और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेटी अल्लाह की एक रहमत है। इट इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव अ डॉटर। मैंने जितनी मिन्नतें तरले टकरे मार मार के अल्लाह ताला के सामने सजदे कर कर के हाथ जोड़ जोड़ के अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे बेटी दे दे मांगी है ना, मैं एक बात बताऊँ, बेटियों से ही रौनकें हैं, बेटियों से ही खुशियाँ हैं और बेटियों से ही बरकतें हैं घर के अंदर। और बेटे बहुत अहमियत रखते हैं। ये नहीं है कि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटों से प्यार नहीं है, लेकिन बात ये है कि व्यूअर्स इस वक्त द नीड ऑफ द आवर इज़ कि बच्चियों को एम्पावर करें, इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज से गुजार सकें और किसी की मोहताज ना फील करें, अपने अंदर किसी कमी को ना फील करें। एवरीवन डिज़र्व्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हमारे साथ कामरान मेहदी हसन हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट गज़ल सिंगर मेहदी हसन साहब के साहबजादे कामरान मेहदी आज हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि उनसे ही कुछ सुनते हुए शो की तरफ री एंटर होंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर, एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर। मैंने वो सांस भी, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान, मेरी जान, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ कामरान मेहदी हसन हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात 2 लम्हे बात करूंगी, कुछ मैं भी कहना चाहूँगी जी, आपके जी, बारे जरूर, में अगर जरूर। इजाज़त हो जरूर, मेरे प्यारे जरूर। भाई की।
आप एक ब्रिलियंट और फिनोमिनल आर्टिस्ट तो हैं ही, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। 30 साल से ज़्यादा वक्त आपने अमेरिका में गुजारा, अब माशाल्लाह पाकिस्तान वापस आ गए हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और आप एक लेजेंड के बेटे, और एक ऐसे लेजेंड जो जब ज़िंदा थे तो उनको लिविंग लेजेंड कहा जाता था, और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हमारे लिए इसलिए रुखसत नहीं हुए क्योंकि अपने काम के थ्रू आप हमेशा के लिए अमर है, हमेशा के लिए ज़िंदा है। बेशक। एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जिनको पीटीवी बहुत ओन करती है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क कहता है कि हमारे इस चैनल को बनाने वाले लोगों में से एक हैं। मेहदी हसन साहब की बात करें तो उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, दैन ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेलीविज़न, फिर इंटरनेशनली परफॉर्म किया, लोकली परफॉर्म किया, और हर स्टेज पे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। देखिए, हर इंसान अपना हिस्सा जाता है। जहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को वॉर्स में प्रोटेक्ट किया, वहाँ पे मेहदी हसन साहब और मैडम जी मलका तरन्नुम ने हमारे मुल्क के सिपाहियों को इनकरेज किया, सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों में एक नई उमंग, एक नई डिज़ायर पैदा की। बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान बनाने और पाकिस्तान को स्टेबल रखने वाले लोगों में से एक है। ये बहुत बड़े लोग हैं, और ज़ाहिर ही ऐसे बड़े लोगों के साथ के जो फर्जंद होते हैं, जो उनके बेटे हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं। तो बहुत शुक्रिया कामरान भाई, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाराज़ होंगे कि उनका नाम ले रही हूँ, लेकिन अमजद शाह साहब हमारे बहुत ही प्यारे हैं, तो जी पाकिस्तान टेलीविज़न की फैमिली का बड़ा अहम हिस्सा, लेकिन राइट नाउ ही इज़ माशाल्लाह द जनरल मैनेजर ऑफ कराची सेंटर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का। तो सबसे पहले तो शाह जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये हीरे एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन हमें आपने इनसे कनेक्ट कर दिया। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कामरान भाई कि किसी दिन हम आपको प्रोग्राम पे बुलाएं, और ये शाह जी का एक एफ़र्ट है और उनकी सपोर्ट है कि आज आप यहाँ लाहौर स्टेशन में इस मतलब स्टूडियो में परफॉर्म करें, जहाँ पे आपके वालिद साहब ने भी बड़ी दफ़ा परफॉर्म किया। जी, मेरी बड़ी खुश नसीबी है। मैं तो शाह साहब से मिला था अभी जब कराची में था, तो मैंने एक वहाँ पे बड़ा अच्छा सेटअप, उन्होंने पूरी जो वो पुराने वाले कैमरे और सारे माइक्रोफोन्स, उन्होंने बड़ा अच्छा एक डिस्प्ले बनाया। तो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सारी फ्लैशबैक हो गई पुराने वक्तों में। सर कैसर शरीफ साहब ने, हमारे जो जीएम लाहौर हैं, आप ज़रा देखें कि उन्होंने कहा, उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पे अच्छा, पुरानी चीज़ों का, अभी हम जाएंगे आपको दिखाऊंगी पूरा जी setup। जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे वो सारी बातें याद आ गई जब मैं बहुत छोटा था, वालिद साहब के साथ आता था। तो मैंने ये कहा कि पीटीवी वो इदारा है जिसकी गोद में पल के बड़े बड़े लेजेंड्स बने हैं माशाल्लाह से। और सर यहाँ पे भी जो हमारे साथ लेजेंड्स हैं, ये भी अबू के साथ उनका एक ताल्लुक रह चुका है। जिस जी, तरह मोहम्मद इकबाल साहब बेस गिटार पे, ये हमारे म्यूजिशियंस में एक लेजेंड आर्टिस्ट है माशाल्लाह। छोटे थे आप तब ऑब्वियसली, और आपका रहा है ना उनके साथ ताल्लुक? आपका आप माइक नहीं है आपके पास, बट आपने किया हुआ है ना डेफिनेटली परफॉर्म। मैं आपकी तरफ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी 2 लम्हे के लिए। देन ऑफ कोर्स जग्गू भाई ने भी परफॉर्म किया, जग्गू खान हमारे एक बेहतरीन और ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑन द तबला। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे प्यारे से नवाज़ भाई। आज मैंने आपको कुछ नहीं बुरा भला कहा, क्योंकि आज आप टाइम पे आए हैं। तो अब इनके साथ छेड़ाछाड़ी तो अपनी जगह सर, लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि जब हम ट्रिब्यूट की बात करते हैं या खराज तहसीन की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली तो देखें, आपका परफॉर्म ही करना आपके अब्बा के लिए एक ट्रिब्यूट है। जी बेशक, राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ज़रा औखा सा सवाल करना है मैंने आपसे। कमान भाई देखें, बहुत बड़े बाप का बेटा होना मेरी नज़र में आसान काम नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं नफ्सियात भी पढ़ी है जब मैं वन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर एक इंसान पे डलता है, उतना ही उसके लिए सक्सीड करना या कामयाब होना मुश्किल होता है। मेहदी हसन साहब से पहले ना तो कोई इस कैलिबर का और लेवल का आपकी फैमिली में पर्सनैलिटी थी, और उनके बाद, और वही एक मेजर पर्सनैलिटी थी। उनके बाद अब उनके बेटे आ गया है। क्या मुश्किल नहीं होता अपनी जगह बनाना, जब आप इतने बड़े लेजेंड, जो दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनका काम जिंदा है, मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल है, और आपने बहुत अच्छा सवाल जो है वो पिन पॉइंट किया। इस चीज़ को हम लोग फेस करते हैं सारी दुनिया में, क्योंकि इसकी मिसाल इस तरह के एक बहुत ही बड़ा छतनावर दरख्त अगर मौजूद हो और उसके नीचे एक भरपूर बड़ा दरख्त उसी के साए में हो,
तो वो दरख्त हमेशा अंडर शेडो रहता है और वो बड़े दरख्त की वजह से उसकी अहमियत नज़र नहीं आती। फिर दूसरा ये होता है कि मेहदी हसन साहब तो ऐसे लेजेंड है जो 1000 साल में कोई एक पैदा होते हैं, और वो भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो किसी खित्ते पे। तो हमारे साथ ये ज़रूर होता है कि इट्स अ बिग शू टू फिल। हम जहाँ भी जाते हैं हम लोग कसौटी पे होते हैं, हर आदमी परखने के लिए और कंपेयर करता है कि जी खान साहब के बेटे तो कैसे होंगे। एक जगह तो मैं प्रोग्राम कर रहा था यूएस में ही, तो वहाँ तो एक साहब ने कहा कि श्री लता मंगेशकर ने कहा श्री मेहदी हसन जी के गले में भगवान बोलते हैं, आइए हम सब मिलके देखते हैं कि भगवान के बेटे कैसे बोलते हैं। अब देखें ना कितनी एक प्रेशर के अंदर एक बंदे को डाल दिया। हाँ। परफॉर्मेंस से पहले चाहे इंसान कितना भी परफॉर्म कर चुका हो ज़िंदगी में, तरा तो हर किसी का निकला होता है। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन ही जब ऐसा हो जाएगा तो स्टेज पे फिर आदमी जाता है सोच समझ के जाता है। तो वो चीज़ तो हम लोग फेस करते हैं सारी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ मेरी अपब्रिंगिंग सारी मेरे वालिद साहब के हाथों में हुई, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, क्योंकि फिर ये भी तो जानना है ना कि 30 साल बाद बैक टू पाकिस्तान, व्हाट्स दिस। लेकिन लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। आपकी करियर, आपकी म्यूज़िक की जर्नी किस तरह और कब शुरू हुई? अब्बा की गोद से, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? पहली बात तो ये कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ माशाल्लाह, जो इतने बड़े लेजेंड उनके घर में पैदा हुआ। तो उनका जो कलाम, उनकी गायकी, वो जिस लेवल की है उसको समझने के लिए लोग नॉर्मली मिड 30s में और 40s में आके उनको समझ आती है, मेच्योरिटी लेवल जब वहाँ तक पहुँचता है। और मुझे वो एक्सपोजर बचपन में ही मिल गया, क्योंकि असातिज़ा का कलाम सुनना और इतने बड़े लेजेंड की गायकी सुनना, तो एक्सपोजर तो बहुत अच्छे, बहुत ही नफीस गायकी से एक्सपोजर हमारा बचपन में ही हो गया। तो मैं बचपन से गाता था और बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें हुई। मेरे वालिद साहब, क्योंकि हम लोग कराची में रहते थे, तो मेरे वालिद साहब 3-3 महीने के बाद कभी 15 दिन के लिए आते थे, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता था उनसे। जब वो आते थे तो हम बड़ा एक्साइटमेंट हमारे लिए होती थी। वालदा बताती थी कि भाई खामोश रहो, अब्बा तुम्हारे सो रहे हैं। तो हम लोग खुशी खुशी स्कूल जाते थे कि वापस आएंगे तो उनसे मिलेंगे। जब आते थे तो वो जा चुके होते थे रेडियो या टेलीविज़न या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो टाइम नहीं मिल पाता था। और तो उसके लिए 1983 में मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया और 84 तक मेरा काफ़ी अच्छा कराची स्टेज पर नाम था। तो मैं वालिद साहब के पास गया, मैंने कहा मुझे आप एक मौका दीजिए, मैं आपके साथ कीबोर्ड बजाना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि कीबोर्ड और गज़ल में मेरे साथ। मैंने कहा जी। तो बड़ा उन्होंने घूर के देखा और फिर कहने लगे कि अच्छा। तो फिर वो मुझे पहला टूर उन्होंने कुवैत का किया, हम लोगों ने 20 दिन के लिए कुवैत गए। अब मुझे तो उनके साथ वक्त चाहिए था, तो मैं जानता था उनको क्या चाहिए। मैं बैंड की तरह कीबोर्ड नहीं बजाया था, जो उनको जिस तरह का काम चाहिए था मैंने वैसा कीबोर्ड बजाया, और उनको इतना पसंद आया कि 1985 से लेके जब उनको वो पैरालाइज हुए 2000 में, उस वक्त तक दुनिया भर के जितने भी उनके टूर्स थे, जितने भी शोज़ थे, उन सब का मैं हिस्सा रहा फिर। और उनका मेन वो म्यूजिशियन बन गया। उसमें मैं गाता भी था। पहले शुरू में तो 20-25 मिनट, आधा घंटा गाता था, फिर बाद में मिड 90s में तो फिर ये भी हुआ कि आधा शो मैं करता था, आधा शो वालिद साहब करते थे। तो लेकिन वो सारी वजह मुझे कीबोर्ड नहीं बजाना था, उनसे वो वक्त चुराना था अपने सीखने के लिए कि मैं किस तरह से ऐसा कुछ करूं कि उनसे मुझे वक्त मिले। क्योंकि देखिए आप उनके रंग में ऐसे ही ढल सकते थे, वरना अगर उनके रंग में ना ढलते तो फिर वही होना था, आपने घर पे होना था, अब्बा ने ट्रैवल करना था। और बहुत सारे लेजेंड्स के साथ ये ड्रॉबैक है कि या तो वो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो वो बड़े बचपन से होते हैं जी हम तो इतने बड़े लेजेंड के बेटे हैं। बातें सुन रही हैं तो मुझे आरिफ भाई याद आ रहे हैं, आरिफ लोहार। उन्होंने भी इसी तरह अब्बा के साथ लग लग के अपना जितना भी उनको लम्हे मिले बहुत टैलेंटेड है वो भी। और उनकी परफॉर्मेंस मेरे साथ यूके में हमने 10 शोज किए थे, बहुत ही कमाल आर्टिस्ट। और वो भी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। जी। बड़ी तारीफ करते हैं। वही कहते हैं ना, बड़े बाप के फिर बड़े बेटे। देखिए एट द एंड ऑफ द डे दीज आर आर लेजेंड्स, फ्यूचर जनरेशंस। तो व्यूअर्स, इनको अप्रिसिएट करना और उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट देना। हमेशा कहते हैं ना, किसी का दिल जीतना है तो उनकी औलाद के साथ लाड करो। तो बात यह है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन कभी उनको, अब जहाँ भी हैं उनकी रूह, वो उनको ये ना कभी एक लम्हे के लिए भी महसूस हो कि हमने अपने लेजेंड के बेटे की
वो वाली रिस्पेक्ट और वो वाली चीज़ नहीं पूरी की जो हम पे फ़र्ज़ बनती है जी व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक की तरफ सर आपकी इजाज़त से जाएंगे। जी, ब्रेक जी, के जी। बाद क्या सुनाएंगे सर? कुछ सुनते हुए वापस आए तो ज़रूर ज़रूर। कुछ आप क्या सुनाएंगे ब्रेक के बाद? उनकी मशहूर ज़माना निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन जो है बड़े हर दिल की आवाज़ रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए वो पेश करेंगे। अरे, ये सुनते हुए हम ब्रेक से वापस आएंगे व्यूअर्स। और अमेरिका क्यों गए हमें छोड़ के और फिर वापस भी आ गए, तो ये बात अब मैं जानना चाहूँगी कामिल भाई से ब्रेक के बाद। गगरे गरे मरे गगरे रे दनी मदनी रे गरे सा गमध रे मगनी द पम रे गगरे पम रे गगरे नी रे दनी मदनी रे गरे सा रंजिशे सही रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही आप मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। पहले से मरासिम न सही मरासिम न सही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशे सही रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। फिर से
है माशाल्लाह। हाँ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताए बताए किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। आ फिर से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। सर क्या बात है, सर क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर। मैं क्या, अभी शाह साहब होते ना, यहाँ पे अभी मुझे शाह साहब होते तो उन्होंने तो लुटी डाल देनी थी। माशाल्लाह आप लोगों में ने भी क्या खूबसूरत निभाया। बहुत माशाल्लाह, क्या बात सर, क्या खूबसूरत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिल, वो जो कहते हैं ना कि टू एक्चुअली हियर इट लाइव, एक्चुअली हियर इट लाइव। टीवी पे तो देखा, अदरवाइज लोगों ने भी परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन क्या खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि अब आप पाकिस्तान में भी वक्त गुजारेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो ये वहाँ पे क्यों गए और यहाँ पे क्यों आपने हमें लिफ्ट नहीं कराई और अब आप हमें क्यों लिफ्ट करा रहे हैं? मुझे ये बातें बता दें जल्दी से। हाँ, ये बात कि वहाँ क्यों गए और फिर यहाँ पे तवज्जो क्यों नहीं दी और अब क्यों तवज्जो दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि हमें बड़ी देर से गिला है। आई रिमेंबर 10 ईयर्स अगो भी हम ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे थे मेहदी हसन साहब को, आप बाहर थे। जब भी आपको हमने ढूंढा, ये 16 ईयर्स एट पीटीवी, मुझे अब आपके साथ ये होने का मौका मिला फेस टू फेस। तो सर ऑनर तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुसी बड़ा टाइम ला देंगे हो। फराज साहब का शेर है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। क्या बात है जी। तो खैर इनिशियली तो मिड 80s में, मैं 1986 में चला गया था, तो मिड 80s में पाकिस्तान के हालात, ख़ासतौर पे कराची रीजन के हालात बहुत ख़राब थे। बिल्कुल सही। तो उस वक्त मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि वालिद साहब के साथ टूर तो करता ही था मैं, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अमेरिका चला जाता हूँ अपनी एजुकेशन के लिए। और जो यहाँ के, अगर इन हालात में मैं यहाँ रहता, और हम लोग 3 भाई गए थे पहले शुरू में, तो अगर यहाँ रहते तो शायद उस तरह से अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल नहीं कर पाते जो हमने वहाँ पे की। तो एक तो ये वजह थी। फिर उसके बाद एक्सीडेंटली मेरी शादी हो गई। मेरे माँ बाप ने एक लड़की पसंद की, जो मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है। अच्छा, आप भी अटेंड करने गए थे, वो आपका ही फंक्शन निकला? मैं तो फंक्शन में गाने गया था, उन्होंने मेरी शादी कर दी। नहीं, मैं एक दफ़ा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं दुबई एक शो करने आ रहा था वालिद साहब के साथ। तो वालिद साहब ने यहाँ से कराची से आना था और मैंने अमेरिका से आना था। तो लंदन जब पहुँचा तो उन्होंने कहा जी आपका दुबई का वीज़ा। तो उस वक्त मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो मैंने कहा जी वीज़ा तो वहाँ पे है, अपॉन अराइवल होता। कहते लेकिन उसकी कोई फैक्स कॉपी वगैरह।
तो मैंने वो प्रमोटर को यहाँ कॉल किया, उन्होंने कहा वो हमारे पास कॉपी है लेकिन अभी टाइम नहीं है भेजने का, तो फ़्लाइट मिस हो गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो नेक्स्ट फ़्लाइट लेके पाकिस्तान आ जाओ और फिर दूसरे दिन जो हमारी फ़्लाइट है उसमें तुम हमारे साथ दुबई चलो। तो मैं कराची आ गया। तो कराची में लिटरली 16 घंटे के लिए था। उस 16 घंटे में मेरी अम्मी ने कहा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, अभी शाम को किसी जगह दावत में जाना है। मैंने कहा तो आप लोग जाएँ, मैं इतना थका हुआ, सुबह फिर फ़्लाइट है। कहले नहीं तुम्हें ही जाना है। मैंने कहा मुझे क्यों जाना है? कहने तुम्हें लड़की दिखानी है। मैंने कहा मैं भी इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। कहते हम खाली देखने जा रहे हैं, तुम कोई ऐसी बात नहीं है। और उधर शादी हो गई? हाँ नहीं, उस वक्त उन्होंने जाके वहाँ पे जब लड़की दिखाई और उसके बाद अब मैंने अम्मी से कहा कि अभी मैं इस तरफ नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस देख। लड़की देखी ट्रेडिशनली और फिर बैठ के अब जब डाइनिंग टेबल पे खाने पे बैठे तो मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ बहन बाकी सारी तो बातें ठीक है, अब तारीख हम लोग तय कर लेंगे। मैं तो एकदम हो गया, मैंने कहा तो पंजाबी वाला तरा निकलना। तो मैं वापस आते हुए अम्मी से बड़ा वो हुआ मैं, अच्छा वालिद साहब के सामने हमारी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, तो अम्मी से बहुत, तो मैं अम्मी से बड़ा गुस्सा हुआ। मैंने कहा आपने तो कहा था ये, वो कहने अच्छा तो अभी कौन सा, तुम तो महीना भर दुबई जा रहे हो, सोच लेना। मैंने कहा अच्छा। दुबई चला गया। एक हफ्ते बाद मेरी बहनों की कॉलें आ रही हैं अमेरिका से, भाई बहुत मुबारक हो, वहाँ तो अखबारों में आ गया आपकी 1.5 तारीख पक्की हो गई, शादी हो रही है। और मजीद बेनिफिट बड़े बाप का बेटा होने का कि हर चीज पब्लिक हो तो जाती है। अम्मी को कॉल किया, उन्होंने कहा बेटा अब तो दोनों घरों में ढोल बज गए, अब तो कुछ नहीं, अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बट माशाल्लाह देन यू गॉट मैरिड, गॉट सेटल्ड। तो मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह वो वहीं अमेरिका में पैदा हुई, तो फिर ये एक वजह थी कि फिर मेरे अमेरिका में रुके रहने की, कि उनकी बच्चों की तालीम के और लिए। बेटियां तो आपको पता है बंदा बाप का सर पे होना बहुत ज़रूरी है बेटियों के। तो इस वजह से मैं गो के मैं पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन मैं इंटरनेशनली सारी दुनिया में मैंने परफॉर्म किया, US, कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, हर जगह। और पाकिस्तान को निगलेक्ट नहीं किया मैंने, पाकिस्तान को सिर्फ मैंने स्पेस दिया, क्योंकि 1984 में मेरे बड़े भाई आसिफ मेहदी जो मुझसे 2 साल बड़े थे, उनका एक एल्बम बहुत हिट हुआ था और उनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल गॉड गिफ्टेड वॉइस दी थी मेरे वालिद साहब की तरह बिल्कुल। तो जब आपको वो भी वैसी ही मिली है आवाज़, हाँ, माने ना वो और बात है। जी जी नहीं, लेकिन आसिफ भाई की बचपन से बहुत मिलती थी आवाज़, तो उनको हमने मेंटली तौर पे उनको जानशीन मान लिया था। तो मैंने कहा आसिफ भाई यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो मैं दुनिया भर में काम कर रहा हूँ, तो कि मेहदी हसन साहब के तो चाहने वाले मद्दा सारी दुनिया में। अब जब 2021 में 2021 में आसिफ भाई की डेथ हो गई। जी अनु, अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। उनके इंतकाल के बाद मुझे अब वो एक खालीपन महसूस हुआ कि पाकिस्तान में हमारी फैमिली में से कोई नहीं है। कोई तो मेहदी साहब को रिप्रेजेंट करे ना यहाँ पे। जी, तो फिर मैं इस तरफ, मुझे फिर मेरे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब आप पाकिस्तान पे भी, और बच्चियाँ भी माशाल्लाह अब ज़रा बड़ी हो गई अब बड़ी हो गई हैं तो मैं निकल सकता हूँ आराम से। तो फिर मैं ये फ़ैसला किया, तो मैं पाकिस्तान 2 प्रोग्राम्स के लिए आ रहा था कराची में। तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो 20 साल मेरे साथ शिकागो में रहे, वो अब यहाँ लाहौर में सेटल्ड है, उनका कारोबार है, रईस मर्चेंट साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप आ रहे हैं तो मैं पूरा ऑल पाकिस्तान जश्न मेहदी हसन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन बाय हिज ओन सन कामरान मेहदी हसन। तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो इस वक्त इतना हैक्टिक स्केजुअल है हमारा कि हमारे तकरीबन 12-13 दिनों में 11 शोज़ हमारे हैं, जिसमें से मैं तकरीबन 9 शोज़ कर चुका हूँ। अब बस अभी 2 और रह गए और भागते और अब कामरान भाई आप आते रहेंगे। अब मैंने बिल्कुल ये फैसला किया कि हर 6 महीने में इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टूर करूँगा इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, अगर आप लोग भी कामरान मेहदी हसन साहब को बुलाना चाहते हैं तो यू कैन गेट इन टच विद हिज मैनेजमेंट टीम। आप हमसे भी अगर रब्ता करेंगे तो हम आगे आपको कनेक्ट कर देंगे इनकी टीम के साथ। पाकिस्तान आते रहते हैं, खुद भी आते रहते हैं, और आप लोग भी बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे जी इंशाल्लाह, अपने फादर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उससे बढ़ के अपने आप को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। कामरान भाई ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ आई, क्योंकि आप ठीक है मेहदी हसन साहब के तो बेटे हैं, लेकिन आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम भी बहुत रोशन किया है एज कामरान मेहदी हसन। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, जो उन्होंने पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। बिल्कुल। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसी नक्शे कदम पे चलूँ। मेहदी हसन जैसे लेजेंड तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी लेगेसी को आगे ले जाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से ये आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा
कि जो मोहब्बतें, जो प्यार उन्होंने मेरे वालिद साहब को दिया, मैं चाहूँगा कि वही मोहब्बतें, वही प्यार मुझे भी दें। प्यार किया, दिल जिगर जान से दुआएं आपको देंगे बहुत और शुक्रिया। उसके साथ प्यार देंगे, क्योंकि दुआ ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है प्यार से। सो ब्लेस यू भैया, खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह हमारा तो अब इंटरेक्शन रहेगा ही। जी, जी। एंड ऑफ कोर्स हिबा मेरा बच्चा, एवरीथिंग रेडी, जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ऑल कुछ डन, ऑल सॉर्टेड, किचन Yes. में सब कुछ तैयार है बिल्कुल। सब कुछ तैयार है। सो किचन में भी सब तैयार है। मेरे प्यारे भाई, जो हमारे शो का, हमारी फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, थैंक यू टू यू गाइस। और यहाँ पे व्यूअर्स शो कंक्लूड करेंगे। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।